हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमसीक्यूज़ का अड्डा। हम लोग लूसेंट के ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं। ये एंशिएंट हिस्ट्री का हमारा थर्ड चैप्टर है, महाजनपद काल। महाजनपद काल जो था ये 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व को महाजनपद काल के नाम से जाना जाता है। महाजनपद काल जो था ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब लोहे की खोज हुई थी तो उसके बाद आर्थिक सामाजिक प्रगति होने लगी थी, जिसकी वजह से जो है राजनीतिक जीवन का विस्तार होने लगा था। पहले जो कबीला था वो जन बड़ा होकर जन बन गया, जनपद बन गया और जनपद महाजनपद बन गया। मतलब पहले छोटा कबीला हुआ करता था, वो बड़ा होकर जन हो गया, जनपद हो गया और जनपद महाजनपद हो गया। तो बौद्ध धर्म अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म भगवती सूत्र से हमें 16 महाजनपदों के बारे में सूची मिलती है। 16 महाजनपदों की कहाँ से? बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों की हमें सूची मिलती है। तो अभी हम महाजनपद से रिलेटेड एमसीक्यूज़ देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस देखना। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, महाजनपद और उसकी राजधानी बतानी है। तो गंधार जो महाजनपद था इसकी राजधानी कहाँ थी? तो गंधार की राजधानी तक्षशिला थी। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। और वत्स की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? वत्स की कौशाम्बी में हुआ करती थी और कौशल की श्रावस्ती में हुआ करती थी। ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? तो कुनिक कहा जाता है अजातशत्रु को। ठीक है, बिंबिसार के बाद अजातशत्रु मगध के सिंहासन पर बैठा था। अजातशत्रु का कार्यकाल क्या था? 492 ईसा पूर्व से लेकर 460 ईसा पूर्व अजातशत्रु का कार्यकाल था और अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? तो पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना उदयन ने की थी। नेक्स्ट है, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? उसे काक वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन जो है ये वैशाली में हुआ था। ये कालाशोक के समय में हुआ था। कालाशोक शिशुनाग वंश का शासक था और कालाशोक को ही काकवर्ण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, शिशुनाग वंश का कौन सा शासक था? कालाशोक, जिसको काकवर्ण के नाम से जाना जाता है। और कालाशोक के टाइम पे ही वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हो गई थी। कहाँ पे हुई थी? तो 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। नेक्स्ट है, सिकंदर महान एवं पोरस की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो ये देखिए, सिकंदर महान और पोरस के बीच युद्ध हुआ था। ये झेलम नदी के किनारे हुआ था। ठीक है, झेलम नदी के किनारे सिकंदर और पंजाब के राजा थे पोरस, इनका सामना हुआ था। लेकिन सिकंदर ने जो है ये पोरस को पराजित कर दिया था। पर पोरस के साहस से प्रभावित होकर सिकंदर ने इनका राज्य वापस किया। तो ये कहाँ पे हुआ था? झेलम नदी के तट पर सिकंदर महान और पोरस की सेनाएं आमने सामने आई थी, जहाँ सिकंदर महान ने पोरस को पराजित कर दिया था। लेकिन पोरस की साहस से प्रभावित होकर सिकंदर ने इसका राज्य वापस कर दिया था। पोरस कौन थे? पंजाब के शासक थे उस टाइम। नेक्स्ट है, किस प्रकार का मृद भांड भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? तो उत्तरी काले पॉलिशदार मृद भांड जो है ये भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है, उत्तरी काले पॉलिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो पाली ग्रंथों में जो है ये गांव के मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक कहा गया है। नेक्स्ट है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। उज्जैन जो है ये मध्य प्रदेश का एक शहर है जो शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। उज्जैन विक्रमादित्य का राजधानी हुआ करता था। ठीक है, उज्जैन आदित्य की राजधानी हुआ करती थी और उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंदन था। नेक्स्ट है, ग्रीक या यूनानी लेखकों के द्वारा किसे अग्रमीज या जैंड्रमीज कहा गया है? तो यूनानी लेखकों के द्वारा अग्रमीज किसको कहा गया है? घनानंद को कहा गया है। घनानंद कौन था? तो नंद वंश का अंतिम शासक था और ये सिकंदर का जो है समकालीन था। इसी के शासन के टाइम पे सिकंदर ने आक्रमण किया था भारत पे। तो घनानंद कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक था। घनानंद को ही अग्रमीज कहा गया है यूनानी लेखकों के द्वारा।
नेक्स्ट देखते हैं प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा हुआ था। तो पहला विदेशी आक्रमण जो हुआ था ये ईरानियों के द्वारा हुआ था, हकमनी वंश के द्वारा। नेक्स्ट है प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण। विदेशी आक्रमण दूसरा है लेकिन यूरोपीय आक्रमण पहला है। ये किनके द्वारा हुआ था, तो यूनानियों के द्वारा हुआ था। ये याद रखिएगा, पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों के द्वारा हुआ था और दूसरा विदेशी आक्रमण यूनानियों के द्वारा हुआ था, लेकिन ये पहला यूरोपीय आक्रमण था। ठीक है। नेक्स्ट है ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फ्रांस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था। तो ईरान के हकमनी वंश के शासक थे डेरियस। इसने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था। नेक्स्ट है हाइडेस्पस या वित्सता या आधुनिक नाम झेलम। झेलम का पहले नाम वित्सता हुआ करता था या हाइडेस्पस बोलते थे। तो झेलम का जो युद्ध हुआ था 326 ईसा पूर्व में, किसके शासकों के बीच हुआ था। तो ये हमने पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि झेलम नदी के किनारे युद्ध हुआ था 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और पोरस के बीच, जहाँ पे सिकंदर ने पोरस को हरा दिया था, लेकिन उसके साहस से प्रभावित होकर उसको उसका राज्य वापस भी किया था। नेक्स्ट है सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया। तो 326 ईसा पूर्व में किया था। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था, 326 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसका ऑप्शन इधर दिया हुआ है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, शासक है और उसके वंश के बारे में बताना है। तो बिंबिसार किस वंश का था। बिंबिसार था हर्यक वंश का। कालाशोक शिशुनाग वंश का था, जिसके टाइम पे द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी वैशाली में। महापद्मनंदन नंद वंश के संस्थापक थे, ये तो पता है। और बिंदुसार मौर्य वंश। तो ए का 1, बी का 2, सी का 4 और डी का 3। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस आप लोग खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। वीडियो के देखने के बाद इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। तो आप लोग खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, महाजनपद और आधुनिक क्षेत्र बताना है। तो मगध जो है ये पटना और गया के क्षेत्र को मगध कहा जाता था। वत्स कौन सा था, वत्स था इलाहाबाद वत्स था। कोसल अवध था और अवंती मालवा था। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो 16 महाजनपदों में सबसे जो शक्तिशाली था जनपद वो मगध ही था। और मगध की स्थापना जो है वो हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने की थी और इन्होंने राजगिरी को राजधानी बनाया था। तो मगध की जो पहली राजधानी थी वो राजगिरी या गिरिव्रज थी। नेक्स्ट है किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था। तो सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया था, तो जिसने पाटलिपुत्र शहर को बसाया था। ये हमने पहले वाले प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि पाटलिपुत्र को किसने बसाया था, उदयन ने। तो उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र को बसाया गया था और उसको सर्वप्रथम राजधानी बनाया गया था। नेक्स्ट है 16 महाजनपदों की सूची हमें कहाँ से मिलती है। तो ये इंट्रो पार्ट में ही हमने देखा था कि 16 महाजनपदों की सूची हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुतर निकाय से मिलती है और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था। ये भी मैंने बताया कि सिकंदर महान का समकालीन था घनानंद जो नंद वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था। तो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष 6ठी सदी ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। नेक्स्ट है सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। सिकंदर की भारत में सफलता के क्या क्या कारण थे। तो भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। ठीक है, हर जगह अपना अलग अलग शासन चल रहा था, कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। ठीक है, तो ये भी सही हो जाएगा। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, ये भी सही है। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग भी मिल गया था, ये भी सही है। वह एक अच्छा प्रशासक था। तो ये चारों ही कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 1, 2, 3 एंड 4 चारों सही है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। हाँ, राजा है और ये राज्य दिया गया है। प्रज्ञोत जो था ये अवंती का राजा था। उदयन के बारे में पढ़ा आपने, उदयन मगध का
प्रज्ञोत जो था ये अवंती का राजा था। उदयन के बारे में देखिए, उदयन यहाँ पे मगध का राजा तो था, लेकिन यहाँ हमारा अजातशत्रु भी दिया, अजातशत्रु भी मगध का था। तो यहाँ पे चूज़ करना थोड़ा सा, तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शंस के देखिए, कई बार जब हम कंफ्यूज हो जाते हैं ना क्वेश्चंस में कि इसका आंसर भी यही लग रहा है, इसका आंसर भी यही लग रहा है, तब क्या करेंगे, तब हमें ऑप्शंस को देखना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मगध के बारे में देखें तो मगध जो है ये 2 जगह दिया हुआ है, सी नंबर ऑप्शन में भी दिया है और बी नंबर ऑप्शन में भी। मगध जो है ये अजातशत्रु के बारे में बता रहा है कि मगध जो ये अजातशत्रु से था। तो अगर हम लोग ऑप्शन और यहाँ देखिए ऑप्शन डी में सिर्फ बोल रहा है कि मगध उदयन का था, तो यहाँ से हम लोग कट कर देंगे ऑप्शन डी बी सी, तीनों को अभी कट करके चलेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें कन्फ्यूज़न हो गया है कि यहाँ पे बी का 1 भी बता रहा है और यहाँ पे डी का 1 भी बता रहा है, तो क्या करें, तो हम लोग दूसरे ऑप्शंस पे ध्यान देंगे। तो प्रज्ञोत के बारे में देखते हैं, तो प्रज्ञोत का हमें पता है, तो जिसका पता हो तो यहाँ पे हम लोग कंफर्म वाले को पहले देखेंगे। तो प्रज्ञोत जो था ये अवंती का राजा था। तो ए का 3 कहाँ पे दिया गया है, देखिए ए का 3 सिर्फ और सिर्फ सी ऑप्शन में दिया गया है, तो जो हमें 1 मिल गया तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाता है। अब इसी के हिसाब से हम मिला लेंगे कि उदयन यहाँ वत्स का है, उदयन ने वत्स को जीता था, तो ये हो गया। सी का 4 है, परसेनजीत जो है ये कौशल का था और अजातशत्रु मगध का था। तो आपने देखा, अगर आप कहीं पे कन्फ्यूज़न हो क्वेश्चन में कि अरे उदयन भी तो मगध का था, उदयन भी तो मगध का शासक था ना, अजातशत्रु भी मगध का शासक था, तो हम लोग ये सबको ही कैंसिल करेंगे, ठीक है, सबको कैंसिल करेंगे, देखेंगे कि जो सबसे अलग है, जो कंफर्म है। तो प्रज्ञोत किसका शासक था, अवंती का शासक था। तो ए का 3 और ए का 3 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो सारा ऑप्शन कट हो गया, हमें हमारा आंसर मिल गया, ठीक है। तो कई बार एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो कंफ्यूज होके हम लोग थोड़ी देर कंफ्यूज होते हैं, फिर इरिटेट होकर उस क्वेश्चन को छोड़ ही देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, हम लोग वहाँ पे तब क्रॉस करके देखेंगे, क्रॉस ऑप्शन के थ्रू चेक करेंगे कि ऑप्शन सही कौन सा होगा। तो जो पहले जो कंफर्म होगा उसको टिक करेंगे, ठीक है, जहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाए उसको छोड़ देंगे, उस वाले ऑप्शन को। हमें यहाँ अजातशत्रु और उदयन में कन्फ्यूज़न हो गया तो हम इन दोनों को छोड़ देंगे, जो कंफर्म वाले उनके हिसाब से देख के आंसर मिलाएंगे, तो आंसर हमें मिल गया है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो कमेंट में ज़रूर बताना, कमेंट जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर करना। नेक्स्ट है, अभी लेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो आलेखों से पता चलता है कि नंद राजा ने जो है एक नहर खोदी थी, उनके आदेश से, नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो ये कहाँ पे खोदी गई थी, तो देखिए हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार हमें पता चलता है कि कलिंग पर महापद्मनंदन ने आक्रमण किया था और वहाँ पे नगर खोदने का आदेश दिया था। तो ये नंद राजा महापद्मनंदन ने आदेश दिया था कलिंग में नगर खोदने का, और 21 अभिलेख से पता चलता है, हाथी गुम्फा अभिलेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, तो वो पहला कौन सा ईरानी शासक था जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, तो ये डेरियस था। डेरियस जो हकमनी वंश का था, ईरान के हकमनी वंश का शासक था डेरियस, इसको दारा प्रथम भी कहते हैं। इसने सबसे पहले भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। नेक्स्ट है, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा, तो मगध के जो राजा थे अजातशत्रु, इनका किस गणराज्य के, इनका युद्ध चल रहा था किस गणराज्य के साथ, तो ये वज्जी संघ वैशाली में जो था इसके साथ युद्ध चल रहा था, वज्जियों के साथ इनका युद्ध था। नेक्स्ट है, वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल, मतलब एक ऐसा रथ जिसमें गद्दा जैसा हथियार जुड़ा हुआ हो, तथा महाशिला कंटक, मतलब पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया गया था। तो देखिए वज्जी संघ के विरुद्ध हमने अभी पढ़ा कि अजातशत्रु का किसके साथ पंगा था, वज्जियों के साथ। तो वज्जी संघ के विरुद्ध कौन यूज़ करेगा हथियार, तो अजातशत्रु ही करेगा ना, तो इसका आंसर अजातशत्रु हो जाएगा। वज्जी संघ के विरुद्ध मगध का कौन सा राजा था जिसने पहली बार रथ मूसल और महाशिला कंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था, तो अजातशत्रु ने किया था। नेक्स्ट है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था, नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था, और नंद वंश की स्थापना किसने की थी, महापद्मनंदन ने, ठीक है, अंतिम शासक घनानंद। नेक्स्ट है, भारत में सिक्कों या मुद्रों का प्रचलन कब हुआ था, तो भारत में सिक्कों या मुद्रों का प्रचलन जो है 600 ईसा पूर्व में हुआ था।
नेक्स्ट, निम्न राजाओं पर विचार करिए। अजातशत्रु, बिंदुसार और प्रसेनजीत, इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? बुद्ध के समकालीन कौन थे इनमें से? तो देखिए, अजातशत्रु और प्रसेनजीत ये दोनों बुद्ध के समकालीन थे। ये प्रसेनजीत जो था, इसके बारे में मतलब कहा गया है कि ये जो था ये बुद्ध का, गौतम बुद्ध का शिष्य था। प्रसेनजीत कौन था? कोसल का राजा था और ये गौतम बुद्ध का शिष्य था। और अजातशत्रु जो था, ये अजातशत्रु पहले जैन धर्म के अनुयायी हुआ करते थे और बाद में ये बौद्ध धर्म के भक्त हो गए थे। तो अजातशत्रु और प्रसेनजीत जो है ये गौतम बुद्ध के समकालीन थे। 1 और 3 इसका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? तो 6ठी सदी ईसा पूर्व में मैंने बताया था आपको कि जब लोहे का आविष्कार हो गया तो राज्य बड़े होने लगे थे। राजनीतिक जीवन जो था वो लोगों का बढ़ने लगा था। कबीला जन बन गया था, जनपद बन गया था और जनपद महाजनपद बन गया था। तो इसका मुख्य कारण क्या था? तो उत्तर प्रदेश और बिहार में जो है व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग इसका कारण था। लोहे की वजह से ही हुआ था ना। तो उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग जो है ये बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण बनना था। नेक्स्ट है, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो जीवक जो था ये बिंबिसार का राजवैद्य था। बिंबिसार ने जीवक को भेजा था किसके चिकित्सा के लिए? तो ये अवंती के राजा थे, प्रद्योत की चिकित्सा के लिए भेजा था बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को। किस राज्य के राजा के लिए? अवंती के राजा प्रद्योत की चिकित्सा के लिए। नेक्स्ट है, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया था? तो अवंती को जीता था शिशुनाग ने और इसको मगध का शासक बनाया था। नेक्स्ट है, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था? तो ये बिंबिसार ने अंग का विलय अपने राज्य में किया था। नेक्स्ट है, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया पूछ रहा है ना। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था? तो काशी का नहीं किया था। अवंती और वत्स को मगध में मिलाया था शिशुनाग ने, काशी को नहीं मिलाया था। इसका आंसर काशी हो जाएगा। नेक्स्ट है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था अजातशत्रु के द्वारा। लिच्छवियों के साथ पंगा था ना अजातशत्रु का, वज्जी संघ, तो ये अजातशत्रु ने मगध में मिलाया था काशी और लिच्छवी को। नेक्स्ट है, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन हमें बताना है। तो पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहद्रथ ने की थी, तो ये सही कथन है। नेक्स्ट है, महापद नंदन ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्व क्षत्रांतक यानी क्षत्रियों का अंत करने वाला एवं इकराट की उपाधि धारण की थी। तो महापद नंदन ने इकराट की उपाधि धारण की थी, ये कथन सही है। नेक्स्ट है, गिरिव्रज या राजगिरी पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रम से इसकी 4 राजधानियां बनी थी। गिरिव्रज, राजगिरी, पाटलिपुत्र एवं वैशाली जो है मगध की 4 राजधानियां बनी थी, ये भी कथन सही है। तो इसमें तो गलत कथन बताना, तो कोई सा भी कथन गलत नहीं है, सारे कथन सही है। तो इनमें से कोई भी नहीं इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सही से क्वेश्चन पढ़िएगा, गलत कथन बताना है, कोई भी कथन गलत ही नहीं है, सारे कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासक था? तो सिकंदर का समकालीन कौन था? घनानंद था। घनानंद किस वंश का शासक था? नंद वंश का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो ईसा पूर्व 6ठी सदी में भारत का सबसे शक्तिशाली नगर कौन था? मगध था। मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद में से एक था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? तो ईरानियों का जब आक्रमण हुआ था भारत पे तो क्या प्रभाव पड़ा था? तो प्रभाव क्या क्या हुआ था? तो खरोष्टी लिपि का प्रचार हुआ था, ये सही है। अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार हुआ, सही है। ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार हुआ, ये भी सही। घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार हुआ, ये भी सही है। स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति होने लगी, ये भी सही है। तो सारे ऑप्शन, सारे ही कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 1 2 3 4 5 सारा सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था, कौन सा नहीं था? तो देखिए, सिकंदर के प्रभाव के बाद इस आक्रमण में भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया, सही है।
इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, ये भी सही है। सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था, ये भी सही है। उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया था, ये गलत है। भारत को यूनान की रियासत नहीं बना पाया था वो। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये गलत कथन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? नहीं थी, ठीक है। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था किस राज्य में नहीं थी? तो मगध में नहीं थी, बाकी शाक्य कुल में थी। वैशाली के लिच्छवियों को तो इसके नाम इसकी वजह से जाना जाता है। कुशीनगर के मल्ल में भी थी, मगध में नहीं थी, ठीक है। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहाँ नहीं थी? मगध में नहीं थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे सेनिया यानी नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है? सेनिया किसको कहा जाता है? तो सेनिया कहा जाता है बिंबिसार को। जैन इतिहास में बिंबिसार को सेनिया कहा जाता है। सेनिया का मतलब नियमित और स्थायी सेना रखने वाला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन यानी भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? उग्रसेन किसको कहा जाता था? उग्रसेन कहा जाता था महापद्मनंदन को। महापद्मनंदन को एक राठ की उपाधि धारण की थी इन्होंने। नेक्स्ट है, डेरियस या दायर बाहु प्रथम ने 1516 ईसा पूर्व में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी प्रांत बनाया था। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? हाँ, तो ये ईरान के हकमनी वंश का शासक था ना डेरियस, इसने 1516 ईसा पूर्व में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीता था और इसको ईरान का 20वां प्रांत बनाया था। तो उससे उसको कितना राजस्व प्राप्त होता था? तो ये 360 टैलेंट सोना इसको राजस्व प्राप्त होता था, 360। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था, मतलब जो सिकंदर के साथ नहीं आया था? तो देखिए, नियार्कस, एनास्रीटिस और एरिस्टोबुलस, ये तीनों ही सिकंदर के साथ आने वाले इतिहासकार थे। हेरोडोटस जो था ये सिकंदर के साथ नहीं आया था। और हेरोडोटस के बारे में आपको पता है कि हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, ठीक है। हेरोडोटस जो था ये सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था। नेक्स्ट है, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालन को क्या कहा जाता था? श्रेणियों के संचालन को महाजनपद काल में क्या कहा जाता था? तो श्रेष्ठीन कहा जाता था। नेक्स्ट है, गृहपति का अर्थ क्या था? गृहपति का अर्थ था धनी किसान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अष्टकूलक प्राणदर्शी संस्था थी। महामात्र क्या था? उच्च कोटि के अधिकारी होते थे महामात्र। बलि साधक कौन थे? किसानों से कर वसूलने वाले अधिकारी को बलि साधक कहा जाता था। और सौल्किक या शुल्काध्यक्ष किसको कहा जाता था? शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र के द्वारा मारा गया था? तो राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या करके गद्दी पे बैठा था अजातशत्रु। अजातशत्रु का पिता था बिंबिसार। बिंबिसार को मारकर अजातशत्रु जो गद्दी पर बैठा था और अजातशत्रु को उसके पुत्र उदयन ने मार दिया था और गद्दी पे बैठा था। तो ये अजातशत्रु। नेक्स्ट है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। महाजनपद और उसकी राजधानी बतानी है, ठीक है। तो ये कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। पांचाल महाजनपद की राजधानी अहिच्छत्र थी। कोसल की राजधानी कहाँ थी? कोसल की राजधानी थी साकेत में। और वत्स की कौशाम्बी। ए का 4 है, बी का 3, सी का 1 और डी का 2, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो अंगुत्तर निकाय। और कौन सा जैन ग्रंथ करता है? भगवती सूत्र, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद कहाँ स्थित था? मत्स्य महाजनपद कहाँ स्थित था? मत्स्य महाजनपद राजस्थान में स्थित था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक नदी को पहले वित्सता नाम से जाना जाता था? तो वित्सता, झेलम नदी को वित्सता के नाम से जाना जाता था। ऋग्वेद में झेलम नदी को वित्सता नाम से जाना गया है।
सो गाइज़ आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा है, और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, हर जगह वीडियो शेयर कीजिए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इससे आपको हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं गाइज़ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।